हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो हमने पिछली क्लास में गरीबी और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आयाम उसके साथ साथ और चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें से हमने माल न्यूट्रिशन और हंगर के बारे में भी डीपली या ब्रीफली हमने उसको डिस्कस किया था। हम लोग आज अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आज बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए बेरोजगारी जैसी समस्याएं सभी लोग इससे इस टर्म से परिचित होंगे कि बेरोजगारी क्या होता है। कोई भी व्यक्ति जो काम नहीं कर पाता है उसे हम बेरोजगार कहते हैं। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन अगर दी जाए कि अगर किसी एग्ज़ाम में पूछी जाए तो हम लोग क्या बताएंगे? कोई भी व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक होता है लेकिन उसको काम या रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम उसे बेरोजगार कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। बेरोजगारी से हमने बताया, अभी डेफिनेशन दी, बेरोजगारी कोई व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक होता है, कार्य करने के लिए इच्छुक होता है लेकिन उसे रोजगार या काम ना मिल पाए। तो उस व्यक्ति को बेरोजगार, ऐसे में उस व्यक्ति को बेरोजगार व ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहेंगे। कहते हैं अब लोगों ने बेरोजगारी की परिभाषा देखी, कोई भी व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए इच्छुक होता है लेकिन उसे कार्य या रोजगार ना मिल पाए तो ऐसी स्थिति में को हम बेरोजगारी कहते हैं व ऐसे में उस व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं। ये बेरोजगारी की डेफिनेशन है। बेरोजगारी की जो समस्या है मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, केवल ये विकासशील या अल्प विकसित देशों की ही समस्या नहीं होती, बल्कि ये विकसित देशों की भी समस्या होती है। मतलब ये बेरोजगारी जो होता है वो विश्वव्यापी समस्या होती है। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, बेरोजगारी के इतिहास से संबंधित कि कब टर्म की चर्चा हुई, कब इसके बारे में लोगों ने ध्यान देना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो मार्शल की किताब थी। मार्शल ने एक किताब लिखी, आप लोग उसका नाम जानते होंगे, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल की जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस बेरोजगारी शब्द के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। मतलब ड्यूरिंग 20th सेंचुरी के आसपास तक इस शब्द के बारे में चर्चा नहीं थी, लेकिन उस समय भी बेरोजगारी पाई जा रही थी। तो मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों का ध्यान बेरोजगारी के ऊपर ज़्यादा केंद्रित नहीं था। लेकिन जैसे ही समय गुजरता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 टू 1918 के बीच की ड्यूरेशन में चलता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1928
या 30s में हम कहें 1930 के दशक में 1929 में विश्वव्यापी मंदी आती है। जब विश्वव्यापी मंदी आती है, ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, विश्वव्यापी मंदी, इस समय के जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स, J.M. कीन्स, इन्होंने एक 1936 में पुस्तक लिखी जिसका नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी था। उसमें इन्होंने मतलब कि जो कीन्स साहब थे, इनकी पुस्तक थी 1936 में आती है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने इस समय विश्व में मंदी का दौर था, मंदी के दौर में विकसित अर्थव्यवस्थाएं बेसिकली ज़्यादा फंसी हुई थी, तो इन्होंने एक सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। रोजगार के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर समग्र मांग में वृद्धि कर सकती है, या फिर उत्पादन में वृद्धि करने के साथ ही जब लोगों की इनकम में वृद्धि होती है तो वो मांग में वृद्धि करते हैं और देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वापस पुनः विकास की पटरी पर लौट आती है। तो इन्होंने सर्वप्रथम एक प्रॉपर वे में किन साहब ने बेरोजगारी के बारे में डिस्कस किया और बताया कि इसमें सरकार का क्या योगदान हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने भी देखा, सरकार ने जब 2008-9 के ड्यूरेशन में देखेंगे अमेरिका में क्राइसिस उत्पन्न हुए, तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखेंगे कि भारत में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया था। उनका हालांकि डेफिसिट भी बढ़ गया, जो फिस्कल डेफिसिट है उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने डेफिसिट को एक मैनर में कंट्रोल करते हुए बढ़ाया ताकि भारत में बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा ना फैल पाए। लेकिन उससे भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए जो प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे या विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो प्रभाव होता है सरकार उसमें कैसे नियंत्रण ला सकती है। हम देखते हैं बेरोजगारी के लिए एक फार्मूला बता देते हैं, फिर उसके बाद कुछ टर्मोलॉजी पर आएंगे और फिर इसके प्रकारों पर बात करेंगे। बेरोजगारी का जो सिंपल फार्मूला होता है, बेरोजगार कौन होता है? बेरोजगारी का जो फार्मूला होता है वो श्रम शक्ति में से अगर हम रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या को घटा देते हैं, रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या को घटा देते हैं, तो हमें बेरोजगारी का स्तर पता चल जाता है कि बेरोजगारी का स्तर क्या है। हम यहाँ पर श्रम शक्ति से मतलब समझते हैं। अब यहाँ पर हम टर्मोलॉजी पर एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पर श्रम शक्ति का मतलब समझेंगे। श्रम शक्ति का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 15 वर्ष की आयु से ऊपर हो और 64 वर्ष की या 65 वर्ष की आयु तक हो। 64 वर्ष का पूरा हो चुका हो मतलब 65 वर्ष की आयु तक हो, तो वो अगर रोजगार में है, कोई भी इंडिविजुअल जो 15 से 65 आयु का हो, वर्ष की आयु का हो, और वो रोजगार में लगा है या रोजगार करने योग्य है या रोजगार का इच्छुक है, तो वो श्रम शक्ति में गिना जाता है। और अगर हम इसी में से जो रोजगार में लगे हुए श्रमिकों की संख्या को घटा लेते हैं तो हमें बेरोजगारी का स्तर पता चल जाता है। हम भारत में अब इसकी बात करते हैं किस तरीके से ये काम करती है। पहली पंचवर्षीय योजना में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने अपने विकास के पथ को अग्रसर करने के लिए प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन किया। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कमेटी, इसके द्वारा नीतियाँ बनाई जाती थी, कार्यक्रम जारी किए जाते थे।
तो हम लोगों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मतलब 1970s तक 1970 तक हम लोगों ने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कोई भी उपाय नहीं किए। हालांकि उस समय बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। भारत में टोटल जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग थे लगभग 5 मिलियन के आसपास थे। लेकिन यही डाटा बढ़कर 1972-73 के पास में 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग बेरोजगारी की चपेट में आ जाते हैं या बेरोजगार हो जाते हैं। तो सरकार इस पर एक विषय, सरकार के लिए एक विषय बन जाता है कि अब बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी पर कुछ बात हुई कि बेरोजगारी को हम किस तरीके से दूर करेंगे। तो 1973 में भगवती समिति एक बनाई जाती है, भगवती साहब की अध्यक्षता में। इन्होंने बेरोजगारी को मापने के लिए जो हमारी आगे बात करेंगे कि बेरोजगारी को किस आधार पर हम मापते हैं, इसके बारे में इन्होंने फार्मूला या मेथोडोलॉजी तैयार की। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत में छठी पंचवर्षीय योजना से एक प्रॉपर वे में बेरोजगारी को दूर करने के से संबंधित कार्यक्रम और स्कीम्स चलाई जानी प्रारंभ हुए। अब हम लोग इसमें से आते हैं एक पूर्ण रोजगार की परिभाषा को सीख लेते हैं कि पूर्ण रोजगार क्या होता है। बेरोजगारी की परिभाषा सीखी, अब पूर्ण रोजगार सीख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके फर्दर बेरोजगारी के प्रकार में आते हैं, बेरोजगारी के टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम यहाँ पर पूर्ण रोजगार की बात करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 365 दिनों में मतलब एक वर्ष में लगभग 273 दिन के लिए 273 डेज के लिए रोजगार में हो। और कितने, एक दिन में कितने घंटे? एक दिन में 8 घंटे का रोजगार हो, यानी कि उसे एक दिन में 8 घंटे का काम मिल रहा हो, तो हम उसको पूर्ण रोजगार की स्थिति कहेंगे। भारत में यही परिभाषा पूर्ण रोजगार की अभी तक प्रचलित है। अब हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। पूर्ण रोजगार के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, बेरोजगारी के बारे में बात की। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, बेरोजगारी के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जो बेरोजगारी होती है विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर बेरोजगारी का स्तर कम होता है, लेकिन विकासशील देशों में बेरोजगारी का स्तर ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम विकसित देशों की बात करते हैं। विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? विकसित देशों में जो गरीबी पाई जाती है वो चक्रीय बेरोजगारी और घर्षण जनित बेरोजगारी होती है। तो इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है और घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होती है। हम लोग नोट करते हैं, विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और घर्षण जनित फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी विकसित देशों में मुख्यतः पाई जाती है। देख लीजिए, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, चक्रीय बेरोजगारी को अगर हम परिभाषित करें तो ये क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जो समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। समग्र मांग में कमी का मतलब क्या होता है देखेंगे हम यहाँ पर। ये समग्र मांग में कमी, या फिर इसको अगर हम इसको दूसरे टर्म्स में कहें, या निष्क्रिय
उत्पादन क्षमता, समग्र मांग में कमी, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी या निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है, तो उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति का अगर हम एग्जाम्पल देखें, जहां पर वृद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, बच्चों की संख्या, छोटे बच्चों की जो 15 वर्ष या 10 वर्ष से कम आयु के होंगे, वहाँ उनकी अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो एक वर्किंग एज का आदमी है जो 15 से 64-65 वर्ष की आयु के बीच में हम लोगों ने ऊपर देखा, इस जो आयु वर्ग की जनसंख्या में अगर कमी आ जाएगी तो हम यहाँ पर कहेंगे कि चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। ये मुख्यतः हम देखेंगे तो विकसित देशों में, जापान जैसे, जहाँ पर वृद्ध आबादी में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी की दशा हम लोगों ने डिस्कस की या इसकी डेफिनेशन के तौर पर देखी। अब घर्षण जनित बेरोजगारी, देखिए घर्षण जनित बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जब कोई भी व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार को पाने का प्रयास करता है, या एक रोजगार से दूसरे रोजगार के बीच में जब जाता है। सपोज करिए कि वो कोई भी इंडिविजुअल है, वो ए फैक्ट्री में काम कर रहा है और इस फैक्ट्री में कुछ तकनीकी उन्नयन के कारण या मशीनों के रिप्लेसमेंट के कारण वो बेरोजगार हो जाता है, लेकिन वो अभी उसकी उम्र जो है वो 65 वर्ष से कम है और वो बी फैक्ट्री में काम के लिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो गया, मतलब वो बेरोजगार हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, या तकनीकी उन्नयन के कारण, तकनीकी के विकास के कारण वह खुद से बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि वह उतना कुशल नहीं है कि उस तकनीकी का उपयोग कर सके। तो ए फैक्ट्री से उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा, और जब वो बी फैक्ट्री में सपोज करिए कि उसके स्तर की तकनीकी पर काम उत्पादन हो रहा होता है, इसमें अप्लाई करता है, तो जो बीच की अवधि होता है, बेरोजगारी से रोजगार पाने की बीच की अवधि, एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार को अपनाए जाने तक की अवधि जो आएगी, वो घर्षण जनित बेरोजगारी होती है। मुख्यतः हम देखेंगे कि लोग इसमें विकसित देशों में ये घर्षण जनित बेरोजगारी ज़्यादा तरीके से काम करती है। लोगों का एटमॉस्फेयर के प्रति, जैसे फैक्ट्री या जो भी कंपनी है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडस्ट्री है, जो भी औद्योगिक हमारा घराना होते हैं, उसमें से अगर तकनीकी उन्नयन हो रहा होता है और वो उस तकनीकी के एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उसके अनुसार अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर विकसित देशों की गरीब बेरोजगारी के बारे में डिस्कस किया। एक संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, ये भी विकसित देशों में ही पाई जाती है। तो तीसरा भी देख लेते हैं, ये संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है रोजगार के अवसर उपलब्ध है। क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति जब रोजगार के अवसर तो उपलब्ध हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन रोजगार को करने के लिए जो योग्यता की आवश्यकता है उसका अभाव है। अब इसको हम प्रत्यक्ष अगर एग्जाम्पल से देखें, सपोज करिए कि एक कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल केयर हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं, हॉस्पिटल है, उसमें किसी स्टाफ नर्स की आवश्यकता है, या एक कंपाउंडर जिसने फार्मेसी की हुई, जिसकी योग्यता फार्मेसी की होती है, दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन किसी के पास भी फार्मेसी की डिग्री या फार्मेसी का डिप्लोमा जो होता है या नर्सिंग का कोर्स किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। या फिर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आदमियों का काम, जो हम मानवों का काम है, वो मशीनें करने लगेंगी। तो जब ऐसी स्थिति में मशीनों को रन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी जानकारी नहीं होगी तो
रोजगार के अवसर उपलब्ध होने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरीके की जो स्थिति, संरचनात्मक बेरोजगारी की स्थिति होती है, वो भारत जैसे विकासशील देशों में भी बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। तो अब हम आगे आते हैं विकासशील देशों की बेरोजगारी के बारे में चर्चा करते हैं। विकासशील देशों में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। क्वाइट फैमिलियर होंगे आप लोग इन सब टर्म्स के बारे में, जो विकासशील देशों में, क्योंकि बेरोजगारी का जो टॉपिक था वो ग्रेजुएशन की क्लासेस में भी विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या से संबंधित पढ़ा होगा। तो विकासशील देशों में बेरोजगारी, हमने अभी तक 3 तरीके की बेरोजगारी देखी। घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर जिसको क्लियर ना हो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लें। और हम यहाँ पर अब विकासशील देशों में बेरोजगारी के बारे में डिस्कस करने। विकासशील देशों में भी बेरोजगारी मुख्यतः 2 प्रकार की पाई जाती है। एक शहरी बेरोजगारी और एक ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। औद्योगिक क्षेत्र में निष्क्रियता के कारण उत्पन्न, और शिक्षित बेरोजगारी। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में निष्क्रियता के कारण उत्पन्न बेरोजगारी के कारण जो बेरोजगारी होती है वो शहरी बेरोजगारी में काउंट की जाती है। इसमें हम देखेंगे जैसे वर्तमान समय में भी, आज के दिन में भी कोरोना काल अपनी विकराल स्थिति में मौजूद है। हम लोगों ने देखा किस तरीके से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होता है। लॉकडाउन की स्थिति में देखेंगे कि जो मूलभूत आवश्यकता की भी जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी बंद कर दिया गया। उनको भी बंद करने का उद्देश्य, उसका हम पॉजिटिव वे में देखेंगे किस तरीके से कोरोना की महामारी फैल रही थी उसको देखते हुए। तो हम देखेंगे कि औद्योगिक जो क्षेत्र था उसमें भी उत्पादन की जो एक्टिविटी थी वो भी बंद हो गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। वो अब शहरों से गाँव की ओर पलायन किया। वो दूसरा टॉपिक है माइग्रेशन का, हम लोग पढ़ेंगे उसमें, उसको दूर करने के उपाय भी पढ़ेंगे। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में जो निष्क्रियता आई, हमने देखा कि प्रत्यक्ष एग्जाम्पल कि कोरोना के काल में जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था उसके कारण जो औद्योगिक स्तर का उत्पादन था, आवश्यक वस्तुओं का भी रोक दिया गया था, जिसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न हुई। तो वो शहरी बेरोजगारी के औद्योगिक क्षेत्र में निष्क्रियता के कारण बेरोजगारी में काउंट होता। लेकिन शिक्षित बेरोजगारी शहरों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बढ़ता जा रहा है। ये समस्या जो है विकराल स्थिति पर पहुंच गई है। लगातार शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजन न होने के कारण ये बेरोजगारी की स्थिति पाई जा रही है। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ती जा रही है लेकिन जॉब का क्रिएशन नहीं हो रहा है। जॉबलेस ग्रोथ भी के नाम से भी इसको हम देख सकते हैं। तो ये हमारी शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी के बारे में रहा। अब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी या ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में आते हैं। अब जब बचा टॉपिक्स है तो ग्रामीण बेरोजगारी मुख्यतः मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और इसको डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी बेरोजगारी जब फसल कटाई बुआई के समय कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है, लेकिन वर्ष के शेष समय के लिए वो बेरोजगार रहते हैं, तो उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं।
और छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके बारे में जब हम देखेंगे तो कहा जाता है कि जब सीमांत उत्पादकता किसी भी श्रमिक की शून्य हो, मतलब सपोज करिए कि कोई एक खेत है 1 हेक्टेयर का, इसमें 5 लोगों की आवश्यकता है काम करने के लिए, 5 लोग काम करने की आवश्यकता है, लेकिन एक परिवार है जिसमें से 12 मेंबर हैं, 12 सदस्य हैं। ये 12 के 12 सदस्य, घर की औरतें, बच्चे और बूढ़े यानी कि बुजुर्ग जो हैं या फिर जो भी लोग हैं, वो सब के सब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसमें जो उत्पादन हो रहा है, सपोज करिए कि 20 क्विंटल हो रहा है, किसी भी अनाज का मान लीजिए 20 क्विंटल गेहूं या चावल का उत्पादन हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 20 क्विंटल जो गेहूं या चावल है या जो भी अनाज है, उसका उत्पादन 5 लोगों के द्वारा किया जा सकता है और उतनी ही मात्रा का उत्पादन, लेकिन इसमें जो लोग लगे हैं रोजगार में वो 12। तो यहाँ पर 7 लोग जो हैं वो बेरोजगारी की स्थिति में, या उनकी जो सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो शून्य मानी जाएगी। यहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं, यानी कि 12 में से देखिए 5 लोग अगर लगे रहेंगे तो उनके द्वारा जो उत्पादन है वो तो 20 क्विंटल ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जितने भी लोग इसमें लगेंगे तो उनके बचे हुए लोगों की जो सीमांत उत्पादकता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो 0 होगी। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, विकासशील देशों में बेरोजगारी और विकसित देशों में बेरोजगारी के बारे में चर्चा की। ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। हम लोग इसके बाद अब बात देखते हैं बेरोजगारी के आधार। हम देखेंगे कि बेरोजगारी का आधार क्या है। भारत में बेरोजगारी का आधार कैसे करेंगे? देखिए, बेरोजगारी के आधार पर प्रोफेसर राजकृष्णा था। राजकृष्णा नाम के एक अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर थे। बेरोजगारी के आधार पर प्रोफेसर राजकृष्णा ये अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बेरोजगारी के आधार पर बेरोजगारों की बात की। इन्होंने 4 प्रकार से बेरोजगारों को क्लासिफाई किया। सर्वप्रथम हम देखेंगे समय आधार पर बेरोजगारी। देखिए, समय आधार पर जो बेरोजगारी होती है, यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में इष्टतम पूर्ण रोजगारी घंटे से, देखिए पूर्ण रोजगारी घंटे से कम कार्य करता है। अब देखिए, इष्टतम पूर्ण रोजगारी घंटे हमने बताया 273 दिन एक वर्ष में और 8 घंटे के लिए काम अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो हम उसे समय आधार पर बेरोजगार बोलेंगे। तो ये हमारा समय आधार पर बेरोजगारी रही। दूसरे हम कहेंगे आय कसौटी पर बेरोजगारी, आय आधार पर बेरोजगारी। देखिए, आय आधार पर बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? यदि कोई भी व्यक्ति वांछित आय स्तर से कम पर आय से कम पर कार्य कर रहा हो, यदि कोई भी व्यक्ति जो वांछित आय से कम पर कार्य कर रहा हो तो उसे हम आय आधार पर बेरोजगार कहेंगे। तीसरा जो है हमारा इच्छुकता के आधार पर बेरोजगारी। इच्छुकता के आधार पर बेरोजगारी का मतलब है यदि कोई व्यक्ति
जितना उसे काम मिल रहा है। सपोज करिए कि कोई एक पर्सन है, कोई भी एक व्यक्ति है जिसे 10 यूनिट काम मिल रहा है करने के लिए, कोई किसी भी काम को 10 यूनिट में, हम यूनिट एक ले लेते हैं, 10 यूनिट काम मिला, लेकिन वो उसकी इच्छुकता 20 यूनिट या 25 यूनिट की है, तो हम इसे इच्छुकता के आधार पर बेरोजगारी कहेंगे। मतलब कि जितना उसका वांछिकता का स्तर है, इच्छुक मतलब काम करने के लिए वो 25 यूनिट तैयार है, लेकिन उसे काम की जो उपलब्धता है वो कम है, तो हम उसे इच्छुकता के आधार पर बेरोजगारी कहेंगे। जो हमारा चौथा है, नेक्स्ट है इसमें निष्पादन आधार पर बेरोजगारी। देखिए, निष्पादन आधार पर बेरोजगारी का मतलब, यदि किसी व्यक्ति के, परिभाषा आप लोग नोट करते जाइए, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम लोग स्पीड आगे स्लो कर लेंगे। निष्पादन आधार पर बेरोजगारी का मतलब है, यदि किसी व्यक्ति को जो रोजगार में लगा हुआ हो, किसी भी रोजगार में लगा हो सकता है, अगर उसको उस रोजगार से बाहर कर दिया जाए, मतलब क्या होगा, यदि किसी रोजगार में लगे हुए व्यक्ति को रोजगार से बाहर कर दिया जाए, फिर भी उत्पादन में कोई प्रभाव ना पड़े। उत्पादन में कोई प्रभाव ना पड़ने का मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कोई भी गिरावट ना हो, तो उसे हम कहेंगे निष्पादन आधार पर बेरोजगारी। ये राजकृष्णा के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन थी। समय आधार पर बेरोजगारी, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रोजगारी घंटे से कम काम करता है तो उसे हम इष्टतम पूर्ण रोजगारी घंटे यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, समय आधार पर बेरोजगारी कहेंगे। आय आधार पर बेरोजगारी का मतलब है वांछित आय से कम पर अगर कोई व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ हो तो उसे हम आय आधार पर बेरोजगारी कहेंगे। इच्छुकता के आधार पर बेरोजगारी का हमने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करने का इच्छुक हो, हम सिंपल शब्दों में अगर समझें तो ज़्यादा काम करने का इच्छुक हो लेकिन उसे काम कम मिल रहा है करने के लिए, तो उसे हम इच्छुकता आधार पर बेरोजगारी। और निष्पादन आधार पर बेरोजगारी का मतलब है, यदि किसी व्यक्ति के रोजगार से निकलने के उपरांत उस जो यूनिट है, इंडस्ट्री है, उसकी उत्पादकता में या उत्पादन क्षमता में कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम उसे निष्पादन आधार पर बेरोजगारी कहते हैं। ये हमारे क्लासिफिकेशन प्रोफेसर राजकृष्णा के थे। अब हम लोग बेरोजगारी से संबंधित नियुक्त समितियों के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग रुकते हैं। हम लोगों ने आज का टॉपिक जो है बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकार और बेरोजगारी के आधारों पर चर्चा की। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो देखेंगे, बेरोजगारी के आकलन से संबंधित प्रमुख समितियां बनाई गई, या समिति जो बनाई गई 1973 में जो भगवती कमेटी बनाई जाती, उसने किस तरीके के आधार पर बेरोजगारी को घोषित किया और कुछ स्कीम्स जो बेरोजगारी को दूर करने से संबंधित थी। जय हिंद दोस्तों।